हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हाई कोर्ट जजेस को रिमूव कैसे करते हैं, उनका पूरा जो रिमूवल का प्रोसीजर है, ठीक है, और जो कि इजी नहीं होता, ताकि हाई कोर्ट के जजेस की जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, उसको मेंटेन किया जा सके, तो इसलिए उनका रिमूवल का मेथड इतना इजी नहीं होता है। उसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली थी। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम किस बारे में बात करेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्या। सबसे पहली तो ये बात है कि इसको डिटरमाइन कौन करता है कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, उनकी लीव, उनकी पेंशन, ये सब कौन डिटरमाइन करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनको कौन डिटरमाइन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। कौन उनकी सैलरीज, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन, ये सब जजेस ऑफ हाई कोर्ट की दे आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। आर्टिकल 221 में इसके बारे में बात की गई है। एंड जो इनकी सैलरीज और अलाउंसेज हैं, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। यानी कि उनके ऊपर वोट नहीं होती, दे आर नॉट वोटेड अपॉन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बल्कि वो चार्ज होते हैं। इससे फायदा यही होता है कि उस पर बेसिकली कोई वोट नहीं हो रही है, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उनके जब एक बार उनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, वो फिक्स हो गए हैं, उसके बाद उनकी जब तक वो जज हैं, जब तक उनकी टर्म चल रही है, तब तक उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? जब कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ तभी जो है किसी जज की, जज ऑफ हाई कोर्ट की, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पढ़ा था ये, तभी ये उनकी सैलरी को, उनके अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। अदरवाइज उनके टेन्योर के दौरान जो एक बार उनकी सैलरी, अलाउंसेस वगैरह फिक्स कर दिए, उनको बढ़ाया तो जा सकता है बट घटाया नहीं जा सकता। दे कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द जजेस टर्म एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इससे क्या होता है? उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है जुडिशरी की। तो दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, यानी कि वोट नहीं होती। एंड उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग देयर टर्म। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जिसमें कि उनकी सैलरी अलाउंसेस को कम किया जा सकता है, और वो है क्या? वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर पार्ट में या पूरे इंडिया में अगर लागू हो तो, ठीक है। ये सैलरी अलाउंसेस हैं। फिर देखिए, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, सिर्फ ये जल्दी से हम देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है तो डीए मिलता है। उनको एकोमोडेशन दी जाती है, गवर्नमेंट उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। बाय चांस अगर एकोमोडेशन ना मिल पाए, तब तक उनको एचआरए दिया जाता है, ताकि वो कहीं और रेंट पे या जैसे भी ले सके। इसके सिवा उनको ऑफिशियल हॉस्पिटैलिटी है, एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं अपने लिए, खुद डिपेंडेंट्स के लिए, लीव ट्रेवल अलाउंसेस होते हैं कि उनको कहीं जाना है तो, और उनको पेंशन भी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद जजेस को मंथली पेंशन भी मिलती है, और अगर बाय चांस उनकी डेथ हो जाए तो उनके डिपेंडेंट्स को फैमिली पेंशन भी मिलती है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है, स्टाफ मिलता है, टेलीफोन, ऑफिशियल व्हीकल, ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। इनफैक्ट अगर मतलब देखिए, हाई कोर्ट का जज होना या सुप्रीम कोर्ट का जज होना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बहुत बहुत अच्छी एकोमोडेशन मिलती है। चाहे वो देखिए, हाई कोर्ट तो मोस्टली 6 सिटीज़ में ही है, जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि हाई कोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीट्स भी ऐसे हमने देखी हैं कि दिल्ली में उनका वो है प्रिंसिपल बेंच एंड सो ऑन। तो बहुत अच्छी अकोमोडेशन, बहुत प्राइम लोकेशन पर बहुत बड़े बड़े बंगलोज उनको रहने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो जुडिशरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सिस्टम का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो उसको मेंटेन करने में, वो जस्टिस सर्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब देखिए, ट्रांसफर की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। क्या कोई एक जज जो एक हाई कोर्ट में है, एक किसी हाई कोर्ट में मान लीजिए एक जज है, तो क्या वो पूरा का पूरा अपनी सर्विस के उसी हाई कोर्ट में ही निकाल देंगे? ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। यानी कि क्या ट्रांसफर का कोई ऑप्शन है? ट्रांसफर का मतलब क्या है? हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर का मतलब है कि किसी एक हाई कोर्ट जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट में, ठीक है, अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो इसी को ट्रांसफर माना जाता है। एक हाई कोर्ट का जज है, मान लीजिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक जज है, और उनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उनको एनसीटी ऑफ दिल्ली में का जो हाई कोर्ट है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, तो या फिर उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसको ट्रांसफर कहलाया जाएगा। तो एक हाई कोर्ट जज को एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब अगर करना हो तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। और अगर इसको करना है तो करेगा कौन? किसके पास है पावर? ये
तो ये पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं हाईकोर्ट जजेस को। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी पे कर देंगे? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता कि जुडिशरी में क्या हो रहा है, लेकिन ऑर्डर फाइनली उनका ही होता है। तो प्रेसिडेंट इस तभी कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको कंसल्ट करके ही वो करते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिस में भी ऐसा होता है? हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो किसके एडवाइस पे चलते हैं? वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे चलते हैं, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि देखिए, जुडिशरी में क्या हो रहा है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता है। तो प्रैक्टिस में ये होता है एक्चुअल में, और अगर क्वेश्चन आता है कि हु हैज द पावर टू ट्रांसफर हाई कोर्ट जज, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू ट्रांसफर। लेकिन क्या वो खुद कर सकते हैं? नहीं, उनको कंसल्ट करना होता है सीजेआई को एंड अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी। तो इसमें भी पहले अलग अलग केसेस आए थे, ठीक है, कि पहले ये था कि सिर्फ एक्सेप्शनल उसी में करना चाहिए, मतलब पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ऐसे करके अलग अलग केसेस में अलग अलग आए थे। अब ये देखिए, इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या होता है कि जुडिशरी की बात तो सीजीआई को पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता है, तो वही रिकमेंड करते हैं। फिर वो यूनियन जो लॉ मिनिस्ट्री है वहां जाता है, लॉ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर को वो आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं, एंड फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है हेडेड बाय द पीएम, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है। और अगर जब प्रेसिडेंट ऑर्डर या नोटिफिकेशन इशू करते हैं, तो भी इसीलिए फाइनली किसके साइन पे हो रहे हैं? वो फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कहने पर ही हो रहे हैं, इसलिए फाइनल पावर हम यही मानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। बट हमें एक्चुअल में पता है कि वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ओनली एंड ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही फंक्शन करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है पावर टू ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस, एंड वो खुद नहीं करते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी कंसल्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है? आर्टिकल 222 में। आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस के साथ। फिर क्या जो जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका कंसेंट जरूरी है? नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका कंसेंट जरूरी होता है। कहा जाता है कि देखिए, अगर ट्रांसफर है तो पनिशमेंट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है, बट किया जाता है। अब दिल्ली का ही एक हाई कोर्ट के जज का सबको पता है, उनके घर से काफी कैश, उनके घर में फायर की एपिसोड हो गया था, तो काफी सारे बैग्स ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश मिला, ठीक है। फिर सबको पता है क्या हुआ, फिर फाइनली उनको ट्रांसफर कर दिया गया था दूसरे हाई कोर्ट में। अब देखिए, हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर की क्यों जाती है? पहले तो ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मेंटेन कर सके, लोकल इन्फ्लुएंस या बायस ना हो। ऑब्वियस सी बात होती है, कोई इंसान एक ही जगह पे बहुत टाइम तो होता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, लोग भी जाने लग जाते हैं, और लोकल जो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, कुछ भी हों, वो बायस, अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी है तो वो बायस ना हो, वो लोकल इन्फ्लुएंस अवॉइड कर सके, इसीलिए भी ट्रांसफर करना अच्छा रहता है। और नेशनल इंटीग्रेशन भी तो होती है इससे। एक हाई कोर्ट का जज वो किसी किसी पर्टिकुलर स्टेट का तो वो रेजिडेंट भी होंगे, लेकिन वो किसी अलग अलग स्टेट्स में जब सर्व करते हैं तो उनको अलग अलग स्टेट्स के इश्यूज के बारे में भी पता चलता है, और एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन जो है प्रमोट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर उनको क्या बेनिफिट्स भी मिलते हैं? कोई अगर उनको ट्रांसफर किया जाता है तो क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं? यस। देखिए, अब जब भी किसी का ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको ट्रांसफर होता है तो आपको सामान ले जाना है आपका, ठीक है। आप एक सिंपल भाषा में अगर आप अपने घर को देखें, अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है तो आपको कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आपको एक ट्रक हायर करोगे सामान करने के लिए, लेबर हायर करोगे सामान मूव करने के लिए, एसी को उतरवाएंगे, टीवी के कनेक्शन को उतरवाएंगे, एंड सो ऑन। फिर नए घर में भी ये सब चीजें करेंगे कि एसी का कनेक्शन लगवाना है, गैस कनेक्शन लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाना है, सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए उनको कंपेंसेटरी अलाउंस भी मिलता है। बाकी देखिए, बिकॉज ये बहुत छोटी मोटी पोस्ट नहीं है हाई कोर्ट का जज होना, ठीक है, और उनको अच्छा खासा स्टाफ मिलता है, बहुत सारी चीजें जो है उनका स्टाफ ही मैनेज कर लेते हैं। एंड क्योंकि हाई कोर्ट के जज हैं तो बहुत सारे मोस्टली जगह पे उनके लिए बंगलोज और जो बड़े बड़े घर हैं वो ईयर मार्क्ड होते हैं कि हाँ, ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए घर हैं। एंड जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ईयर मार्क्ड होते ही हैं। जैसे अभी भी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो हैं
उनका जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस थे, वो एक घर में रह रहे थे, ठीक है? और जो चीफ जस्टिस नए बन गए थे, उनको भी घर चाहिए था, बट वो खाली नहीं हुआ था। जबकि एक एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए रेजिडेंस होता है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने, अभी तक एक ही घर ईयर मार्क था फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, 2 घरों को ईयर मार्क कर दिया। क्योंकि कई बार जो अभी तक थे, जो सपोज करो आज कोई रिटायर हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनको खाली करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इन द मीन टाइम आज अगर वो रिटायर हुए तो नेक्स्ट डे से दूसरे चीफ जस्टिस तो ऑलरेडी ओथ ले लेते हैं। तो उनको वो गैप को करने के लिए उन्होंने 2 घरों को अब फिक्स कर दिया कि ये 2 रेजिडेंसीज जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होंगे। तो यानी कि किसी भी समय ऐसा नहीं हो पाएगा फिर कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेजिडेंस ना मिले। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जजेस को प्रॉपर रेजिडेंस भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि एडिशनल जजेस क्या होते हैं, एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, क्या रिटायर्ड जजेस को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, एंड सो ऑन। ये सारी बातें हम अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ओके, बाय, टेक केयर।